सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में, जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। मित्रों, कल हम चर्चा कर रहे थे, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ कि कैसे जंगल में एक चीता मिल गया, उससे आंखें चार हुई, लेकिन कोई आसपास न होते हुए भी और बिल्कुल एकांत होते हुए भी कैसे वो वहां से चला गया। ईश्वर को मैंने धन्यवाद तो दिया, ईश्वर की कृपा आशीष रही, उनकी मदद रही। लेकिन दूसरी बात जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे मन के भाव, हमारे मन के तरंग, हमारे विचार भी इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यदि आप किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, यदि आपके मन में प्रेम भाव है, आप शांत रहते हैं, तो वही प्रकंपन, चाहे वो प्रकृति है, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, उन्हें वो रिसीव करते हैं। बचपन में जो हम स्टोरी पढ़ा करते थे, आपको याद होगी वो कहानी कि किस प्रकार से एक दादाजी, बुजुर्ग व्यक्ति, रोज सागर के किनारे घूमा करते थे और सागर के किनारे जो पक्षी उड़ा करते थे वो कभी उनके कंधे पे, कभी सिर पे, कभी हाथ पे आकर बैठ जाया करते थे। एक दिन पोते ने कहा कि दादाजी, मुझे एक पक्षी चाहिए, जो पक्षी आपके कंधों पे बैठते हैं, आप एक पक्षी को पकड़ के ले आइएगा, मैं घर में पिंजरे में रखूंगा। दादाजी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज वो आके मेरे कंधों पे, हाथ पे बैठती हैं, एक पक्षी मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन उस दिन वो घंटों तक सागर के किनारे टहलते रहे, एक भी पक्षी उनके कंधे पे आके नहीं बैठा, हाथ पे आके नहीं बैठा, जो कि रोज बैठा करते थे। उनके एक मित्र ने कहा कि आज इसलिए नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे मन में खोट है, क्योंकि तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो। मित्रों, इस कहानी को हम बार बार सुना करते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब जब आध्यात्मिक चर्चा भ्राता जी के साथ हो रही है, तब समझ में ये बात आ रही है कि कैसे हमारे मन के भाव, कैसे हमारे मन के प्रकंपन दूसरों को या तो हमसे दूर कर देते हैं या हमारे नजदीक ले आते हैं। तो हमारे अपने हमारे नजदीक आते जाएं, बुराइयां हमसे दूर होती चली जाएं, हम निर्भय होकर संसार में विचरण करें, सबको समान रूप से प्रेम दें। इन्हीं भावों को लिए हुए आइए आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया। वाइब्रेशन बहुत ही सूक्ष्म है भ्राता जी। हम ये तो पढ़ा करते थे न्यूटन का थर्ड लॉ कि जो कर्म करोगे उसका बराबर और विपरीत तुम्हें प्रतिक्रिया प्राप्त होगी, लेकिन शायद यही चीज हमारी बोल और हमारे विचारों के साथ भी सेम नियम लागू होता है। बिल्कुल इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए हम कुछ समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। देखिए, मुझे आज ही 3-4 मेल इसी तरह के थे कि हमारा पड़ोसी हमें बहुत तंग करता है, हमारी कार पार्किंग के लिए भी जगह नहीं छोड़ता, हमारे कपड़े टांगने के लिए भी कुछ नहीं करता, नहीं तो हमारी रस्सी काट देता है, बुरा बुरा बोलता है और बहनों को भी बुरी नज़र से देखता है। तो वाइब्रेशंस के सिद्धांत को जानते हुए हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। मैं इसी बात को लेकर अपने सभी दर्शकों को इसका समाधान देना चाहता हूं, क्योंकि पड़ोसियों से प्राय सभी तंग रहते हैं। सब प्यार से रहें तो कितनी अच्छी बात है। बाइबल में कहा है जीसस क्राइस्ट ने भ्राता जी कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, लेकिन ये शायद प्रेम की स्थिति आज है नहीं। आजकल घृणा भाव बहुत है। पर देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है, वो उनकी रस्सी काट रहा है, वो उनके बाइक के लिए जगह भी नहीं छोड़ रहा है, उन्हें निकलने नहीं देता है या उल्टे सुल्टे कमेंट करता है, तो मनुष्य के मन में एक नफरत की भावना, एक एनमिटी, एक शत्रु भाव पैदा हो जाता है, इससे दूरी बढ़ती जाती है। तो इसको हम इसी सिद्धांत के आधार से समाधान करेंगे कि जब सवेरे उठें तो उठते ही 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और फिर उन आत्माओं को जो पड़ोसी हैं उन्हें
मस्तक में आत्मा देखते हुए संकल्प करेंगे, दे आर माई गुड फ्रेंड, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो इससे पड़ोसियों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसे प्रयोग अनेक जगह कराए गए हैं और बहुत गुड रिजल्ट इसमें मिला है। चाहे बात ऑफिसों की हो, ईर्ष्यावश कोई कुछ ना कुछ क्रिएट कर देता है, हर्डिल्स ला देता है, इसको इस तरह समाप्त कर सकते हैं। और अगर विशाल रूप से देखें तो सारे संसार को आजकल हम सभी के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की, प्योर वाइब्रेशंस की बहुत आवश्यकता है। कई लोग तो अपने ही संस्कारों से, अपने विचारों से दुखी हो रहे हैं। हमारे वाइब्रेशंस उनको एक नई राह दिखाएंगे, अवेयरनेस देंगे, कहाँ आप रोंग हो और इस रोंग को राइट में कैसे बदलना है, इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज लोग विशेष रूप से इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वो खुद गलती कहाँ कर रहे हैं। तो हमारे वाइब्रेशंस उनकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, पावर ऑफ रियलाइजेशन बढ़ाएंगे और तब ये बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत सुंदर बात है भ्राता जी, सूक्ष्म भी है लेकिन इसको करके देखने जैसा है कि हम ये करें तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। लेकिन एक प्रश्न मेरा है भ्राता जी, कई लोग कब तक आखिर सहें, ये जो एक प्रश्न मन में आ जाता है कि ये लगातार किया जा रहा है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, क्या जीवन भर ये हमें तंग करता रहेगा? ये जो भावना आ जाती है कहीं ना कहीं इस वाइब्रेशन को समाप्त कर देती और निराश करती है बहुतों को। जी। मुझे आज जो एक मेल था उसमें बताया कि जो पड़ोसी है उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसकी नेताओं से जान पहचान है, इसलिए वो किसी डरता नहीं, वो धमकी देता है। ऐसे में लोग डर भी जाते हैं और एक अशांति भी होती है कि घर बदल दें। घर बदलना कोई खेल तो नहीं है, बड़े शहरों में तो बहुत मुश्किल भी क्या करें, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको भय पैदा होता है, पुलिस भी उनकी नहीं सुनती है क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो ऐसे में स्पिरिचुअल पावर ही इस चीज को ठीक कर सकती है। उसमें आधा घंटा योग किया जाए और इस बात को मन में रखा जाए कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हमें जीवन भर ही सहन करना पड़ेगा? इस संकल्प को निकाल दिया जाए। ये मन उसको भयभीत करता है संकल्प, और एक निराशात्मक स्थिति पैदा करता है। नहीं, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और अच्छे वाइब्रेशंस देंगे तो फिर थोड़ा खुलेंगे, फिर उनसे खुल के जब बात करेंगे तो फ्रेंडशिप बढ़ जाएगी। लेकिन जो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है कि सामने वाला बंदा चूंकि लगातार कष्ट दे रहा है, मैं कैसे उसके लिए अच्छा सोचूं, ये कैसे सहज? बस यही स्पिरिचुअल पावर है और ये सोचने से बहुत फायदा होगा जब हमें दिखाई देगा, जब ऐसे ऐसे केसेस में लोगों ने इस तरह के विचार बनाए, भले वो दुश्मन है लेकिन इतना सोचा कि चलो भगवान का तो बच्चा है ही, कुछ ना कुछ तो उसमें भी खूबी है ही, आज नहीं तो कल वो सुधर ही जाएगा, ठीक है वो हमारा फ्रेंड है, ये न सोच के इस तरह के विचार करें। उसके लिए अच्छे वाइब्रेशन और फिर योग के वाइब्रेशंस भेज दें उसको, ऊपर से लेके मुझ आत्मा से उस आत्मा को जा रहे हैं, और कुछ अच्छे संकल्प दे दें कि तुम ऐसा व्यवहार करो, आज से ऐसा व्यवहार करो, अपने पड़ोसियों से फ्रेंडली रहना चाहिए, इसी में जीवन का सुख है, किसी को कष्ट देने से अपने को भी कष्ट मिलता है। तो थोड़े अच्छे वाइब्रेशंस देंगे तो धीरे धीरे वो बात चेंज हो जाएगी और वो हमारे फ्रेंड बन जाएंगे। चलिए, ये भी एक सुंदर तरीका है भ्राता जी, जिसको यूज करके देखें। और निश्चित रूप से आप जब कहते हैं तो सभी अनुभव सुनाते हैं कि भ्राता जी कहते हैं तो लगता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं तो कई बार नहीं हो पाता। बिल्कुल, दोनों बातें हैं। कोई काम भारी होता है, मनुष्य को ये लगता है कि ये कैसे होगा, ये व्यक्ति तो बिल्कुल, मैं उनकी भाषा में कहूँ कि तो राक्षस है, पूरा भूतों का सरदार है, ये तो इसमें कुछ परिवर्तन, चिकना घड़ा है, इसमें परिवर्तन आ जाए ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि स्पिरिचुअल पावर बहुत बड़ी पावर है। अगर महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को दृष्टि देकर मनुष्य बना सकते हैं, बहुत सारे केस हैं ऐसे जहां बड़े बड़े आत्ताई और बड़े बड़े राक्षस समान लोग अच्छी भावनाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल लेते हैं। तो ये भी बदलेंगे। एक भावना भी अच्छी रखनी चाहिए, भले उसमें देर लगेगी, लेकिन अगर हमारे पास स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छी होगी, हमारा कनेक्शन परमात्मा से बहुत अच्छा होगा और कुछ हम
उसको भी अधिकार से कहेंगे कि जरा आप भी मदद कर दो इस व्यक्ति को ठीक करने में, आपका बच्चा तो वो है। भी वाइब्रेशंस अपने देंगे। हाँ। हमारी भावनाएं और ईश्वरीय वाइब्रेशंस इन परिस्थितियों को अवश्य बदल देंगे। बिल्कुल, चलिए शुभकामना रखते हैं व्रता जी कि जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनके पड़ोसी का चित्त शांत हो जाए, वो परिवर्तित हो जाए, ताकि स्पिरिचुअल पावर्स पे लोगों के और भी ज़्यादा जो विश्वास हैं वो बढ़ते चलें। ये व्रता जी, मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूँ आपको। बहुत सारे मेल हमारे पास आए हुए हैं। इनमें से पहला मेल बैंगलोर से आया है। ये अनुषा जी लिख रही हैं। ये कहती हैं व्रता जी कि आपसे 2 वर्ष पहले मिली थी और इनकी समस्या ये है कि इन्हें हर चीज़ से डर लगता है, जैसे एनिमल से और एजुकेशन से, जो डेड बॉडीज़ ये देखती हैं उनसे, घर से बाहर जाने में, मतलब हर प्रकार से इन्हें डर लगता है। जब ये मिली थी तो आपने इन्हें 2 अभ्यास बताए थे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं एक महान आत्मा हूँ। ये इन्हें लिख करके प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन अब ये कह रही है कि वो प्रैक्टिस मैंने की, लेकिन मुझे जितनी सफलता मिलनी थी वो सफलता नहीं मिली है। मेरा डर ज्यों का त्यों बना हुआ है। कृपया आगे के लिए मार्गदर्शन हाँ, दें। ये संभव है कि डर के संस्कार सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड हो गए हों और हजारों साल के हों। देखिए क्या होता है कि किसी की मृत्यु ऐसी हो गई, कुछ दुख के लगातार सीन सामने आते रहे, दूसरे भी बहुत दुखी होते रहे, नजदीकी लोग, तो इनको भी भय हो गया। कुछ ऐसी घटनाएं बार बार हुई हैं कि भय चित्त में समा गया है, तो इसको निकालने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, इससे तो मृत्यु का भय जाएगा कि मृत्यु और कुछ नहीं है, ये तो देह रूपी वस्त्र उतारने का नाम है। ये संकल्प इन्हें अपने को बार बार देना होगा। और ऐसे सीन भी अपने सामने इमर्ज कर सकते हैं कि बहुत भयानक सीन हमारे सामने हैं और हम गुड वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हम दाता हैं। जहां ऐसे भय के सीन हों, जब हम वहां अच्छे वाइब्रेशंस देंगे तो हम निर्भय बहुत बन जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास के साथ मिनिमम ये आधा घंटा रोज योग अभ्यास भी करेंगे। इस तरह करेंगे, मैं शिव शक्ति हूँ, शिव की शक्तियां मेरे पास हैं, मैं निर्भय हूँ और परम धाम में सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, उसको देखेंगी, विजुअलाइज करेंगी, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही हैं। स्वमान 2 पहले लेंगी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय आत्मा हूँ। ये दोनों जरूरी है। 7 बार इसको याद करके फिर आधा घंटा योग अभ्यास करेंगे। साथ साथ उठते ही कुछ अच्छे संकल्प इन्हें अपने को देने हैं, ताकि जो सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है उसको इन्हें डिलीट करना है। और सवेरे सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है, तो कुछ अच्छे संकल्प अगर ये कमांड के रूप में देंगी, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रिसीव करेगा, तो धीरे धीरे वो ठीक हो। जैसे पहला संकल्प तो यही 7 बार करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, मृत्यु तो देह रूपी वस्त्र बदलने का नाम है। केवल भ्राता जी मृत्यु के लिए ही इन्हें कहना है? ये तो कहती है कि हर चीज, जैसे इन्हें जीव जंतुओं से भी डर लगता है, एग्जाम से भी डर लगता है, घर से बाहर जाने में भी डर लगता है, ये सारी डर। दूसरा संकल्प ये करेंगी, क्योंकि भय एक जगह से पैदा होता है, बीज उसका एक होता है और उसकी ये शाखाएं अलग अलग हो जाती हैं। तो दूसरा संकल्प सवेरे उठते ये करेंगे, मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है, उसकी छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित हूँ। जैसे ये घर से चलें, फिर ये तो सवेरे करेंगे 7 बार, फिर जैसे ही घर से चलें तो ये याद करके चलेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया मेरे सिर पर है, मैं उसमें सुरक्षित हूँ। तो इस तरह के संकल्पों से धीरे धीरे इनका भय समाप्त होगा। लेकिन योग अभ्यास इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, जिससे आत्मा में शक्ति आएगी, मन शक्तिशाली होगा। जैसा मुझे लगता है इनकी बातों से, लंबे काल का भय इनके अंदर छुपा हुआ है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो भ्राता जी, ये अभ्यास कितने दिन तक करें? आमतौर पे जैसे आप 21 डेज करने के लिए कहते हैं, तो क्या 21 डेज नहीं, ये अभ्यास इनको 108 दिन अवश्य करना होगा, क्योंकि इनकी समस्या ये जरा गहरी है, डीप में चला गया है भय का संस्कार। इसलिए कोई दरवाजा भी खोलेगा तो इन्हें भय लगता होगा, कोई अचानक आ जाए तो भी इन्हें भय लगता होगा, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए 1 मिनट के लिए तो इन्हें भय लगता होगा, क्योंकि भय वो लंबे काल का समाया हुआ है।
तो इस तरह के अभ्यास थोड़ा 108 दिन करेंगे, 3.5 मास जितने हो जाएंगे तो बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। बिल्कुल। ब्रता जी, ये दूसरा हमारे पास आया है मेल, ये चंदन जी हैं चंडीगढ़ से, और ये कहते हैं कि मुझे 1 वर्ष हुए हैं राजयोग का अभ्यास करते हुए, लेकिन जैसे ही मैं मेडिटेशन करना मैंने प्रारंभ किया वैसे ही मुझे स्वप्न ज़्यादा आने लगे हैं रात को। जब रात को मैं मेडिटेशन करके सोता हूँ तो भी मुझे स्वप्न ज़्यादा आते हैं। इस स्थिति को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है, इस चीज को कृपया स्पष्ट करें। हाँ, ऐसा है कि स्वप्न क्या है। ड्रीम साइकोलॉजी एक वंडरफुल साइकोलॉजी है, और ड्रीम्स के वो तो कहते हैं 1000 कारण होते हैं, 1000 स्वरूप होते हैं। अनफुलफिल्ड जो डिजायर्स हैं उनको मनुष्य स्वप्न में पूर्ण करता है। मान लो किसी को ड्राइविंग सीखने की बहुत इच्छा है लेकिन सीख नहीं रहा, तो स्वप्न में गाड़ी चलाएगा जरूर। मान लो किसी को बंदूक चलाने की इच्छा है और कोई उसको देगा नहीं, तो सपने में बंदूक चलाएगा, गोलियां लगाएगा लोगों को। ऐसे ही स्वप्न क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जन्म जन्म की जो मेमोरी भरी हुई है वो एक्टिव हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि रात को एक्टिव है, इसलिए जो मेमोरी जन्म जन्म की भरी है, जो हमने सोचा भी था ना, देखा था, किया था, वो सब इमर्ज होने लगता है। लेकिन भट्ट जी, हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन करने से मन शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, तो ये मेडिटेशन करने से ही तब से शुरू हो गया है? वही मैं बता रहा हूँ कि इनकी सबकॉन्शियस माइंड अब क्लीन हो रहा है। अच्छा, ये क्लीनिंग प्रोसेस है, इसलिए इनको कुछ समय इसको चलने देना होगा। और दूसरा जो एक फिजिकल बात है, जिन लोगों के पेट खराब रहते हैं उनको भी स्वप्न बहुत आएंगे, क्योंकि वो क्या करता है अंदर में, वो कौन सी नर्व पे अपना प्रभाव डालता है, कॉन्स्टिपेशन या गैसेज आदि, और ब्रेन की कौन सी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, वो तो कहना बहुत कठिन काम है। डॉक्टर भी उसको शायद नहीं समझ पाएंगे। पेट को भी ये ठीक रखें, और रात को कुछ अच्छी क्लासेस सुनते हुए ये सोएं। मेडिटेशन करने से तो सबकॉन्शियस माइंड और एक्टिव हो जाता है, तो कभी कभी बैड एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होके काम करने लगे। मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छे संकल्प, और हो सके तो 10-15 मिनट कोई अच्छी क्लास सुन के ये सोएंगे तो इनको काफ़ी मदद मिल जाएगी। बिल्कुल। ब्रता जी, ये तीसरा मेल हमारे पास आया है चिन्मय का, महाराष्ट्र से हैं। ये कहते हैं कि ओम शांति, आई एम चिन्मय फ्रॉम महाराष्ट्र। माई एज इज 22 years. आई एम डूइंग मेडिटेशन फ्रॉम पास्ट 8 to 9 months. From the beginning itself, I focused on my height and trying to increase it. When I started doing meditation, my height was around 172 centimeter. After 3 to 4 months, I got a benefit because of meditation, and I got a raise of 2 to 2.5 centimeter. And currently, my height is around 174 centimeter. But after that, though I continued to do same meditation as before for next 3 months, I didn't get a significant raise. In your program named Samadhan, I heard that height can be increased up to 27 years. So my questions are, इन्होंने 3 questions किए हैं भ्राता जी. Can I increase my height further? I really want to be around 5'10". And second question is, what perfect exercise and meditation would you suggest for me to get a required benefit? And the third question is, what type of food should I include in my meal to boost up the result? इनको लंबा होने की बहुत बहुत गहरी तमन्ना है। क्वेश्चन तो मेडिकल है और डॉक्टर लोग इसका अच्छा उत्तर दे सकेंगे। फिर भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे लटकने की, ताड़ासन उसको कहते हैं, जिसमें मनुष्य खींचता है अपनी बॉडी को, और इनके लिए तो अभी पॉसिबल है कि इनकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन ये उसके बारे में चिंतित ना हो। एक विजन बनाए कि मैं 5-10 का हो गया हूँ, विजन बनाएंगे, चिंता नहीं कि मेरी हो रही या नहीं हो रही है। डाइट तो इनको बहुत अच्छी लेनी चाहिए, बड़ा पौष्टिक फूड, बड़ा एनर्जेटिक फूड, और भी किसी डॉक्टर से ये इसके बारे में राय ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हाइट बढ़ाने की चीजें बहुत आ गई, मशीनें भी आ गई हैं, तो कैप्सूल्स भी निकल गए हैं। किसी को फायदा करते हैं, किसी को नहीं करते। देखिए, ये तो अपनी अपनी बात है, क्योंकि बचपन से ही, गर्भ से ही इस चीज के संस्कार पड़ जाते हैं। फिर भी थोड़ा बेनिफिट तो इसमें होगा ही। ये आधा घंटा रोज राजयोग का मेडिटेशन करें, थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज करें, विजन बनाएं, सोते समय और उठते समय विशेष रूप से, और राजयोग का अभ्यास बहुत अच्छा करें।
पर्पजली इसके लिए कम से कम आधा घंटा रोज एक टाइम फिक्स करके तो इनको जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल एडवाइस ये जरूर लें। जैसे आप हमेशा कुछ ना कुछ स्वमान बताते हैं भ्राता जी, क्या इसके लिए भी कुछ विशेष अभ्यास की आवश्यकता है कि आप फलाने स्वमान का अभ्यास कीजिए तो आपकी हाइट में अच्छी वृद्धि हो जाएगी? देखिए, स्वमान तो मास्टर ऑलमाइटी का ही है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान एक ऐसा संकल्प है जिसके द्वारा हम अपने मन के संकल्पों को पूर्ण कर सकते हैं। ये भगवानोवाची है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हैं वो अपनी संकल्प शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसमें भी जरूर इनको बेनिफिट होगा और हमें पूर्ण विश्वास है, ये पूर्ण विश्वास के साथ लगे रहें तो सफलता हो जाएगी। जी, जो आजकल मार्केट में मेडिसिन की आपने बात की जो आ गई हैं, तो क्या ये लेना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स भी देखने में आते हैं? डॉक्टर से सलाह लेके ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो हार्मोन्स पे क्या इफेक्ट डालेगा, वो कहीं और किस चीज पे, कहीं ब्रेन पे कुछ इफेक्ट न डाल दे, ये देखना बहुत जरूरी। क्योंकि एक कन्या के साथ ये बात हुई कि उसकी हाइट तो बढ़ गई लेकिन ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो गई। तो ब्रेन भी तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए। ऊंचे तो हो गए 7 फुट के और ब्रेन हो गया डल, तो उससे तो कोई फायदा जीवन में होगा नहीं। इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से इसकी राय मशविरा करके ही वो गोलियां खानी चाहिए। बिल्कुल, वो शायद किसी कवि ने कहा है ना भ्राता जी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। लंबू तो कहने लगेंगे लोग, चिढ़ाने लगेंगे और वो मुश्किल हो जाएगा जी। तो मैं इसी बात पे आने वाला था भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि चिंता ना करें, क्या इतना ज्यादा हमें इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे तो जो महापुरुष हुए हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, मैं दादी जानकी जी को देखता हूँ तो लगता है कि 98 इयर्स ओल्ड हैं, शारीरिक रूप से हाइट उनकी कम है, लेकिन आज भी सारे विश्व की परिक्रमा करती हैं, सारे विश्व को प्रकाश दे रही हैं। तो हाइट को कितना ज्यादा हमें महत्व देना चाहिए? देखिए, स्पिरिचुअली तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस ही है और इससे हमें मुक्त ही रहना चाहिए। वो तो इन्होंने प्रश्न किया तो मैंने थोड़े से उत्तर दिए, लेकिन विकास तो बुद्धि का होना चाहिए, विकास तो चरित्र का होना चाहिए, विकास तो श्रेष्ठ संकल्पों का होना चाहिए, हमारे अंदर के टैलेंट्स का होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का होना चाहिए, ताकि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। कितने आजकल लंबे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको लोगों की मदद चाहती है। इसलिए ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं और न इनको इसके बारे में वरीड होने की जरूरत है। अभ्यास करें और जितना भी हो ओके, लेकिन अपनी योग्यताओं में वृद्धि करें। बिल्कुल, मतलब बाहरी हाइट से ज्यादा हमारी इनर हाइट ज्यादा महत्व रखती है कि यदि हमारी सोच या हमारा दृष्टिकोण उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो तो संसार में वो बहुत सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। शंकराचार्य बहुत छोटे कद के थे, अपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े अच्छे नेता और हर एक फील्ड में बड़े बड़े बहादुर लोग। साईं बाबा भी बहुत छोटे कद के थे। तो इसमें लंबाई की कोई बात नहीं है, लेकिन इनको लगता होगा मेरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इसलिए सोचते हैं। लेकिन लंबे बहुत हो गए और गुण न हुए तो पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम कामना करेंगे कि इनकी कामना अवश्य पूरी हो जाए, लेकिन चिंता बिल्कुल ना करें। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया है दीप्ति जी का। ये कहती हैं कि मैं ब्रह्मा कुमारी से लगभग 4.5 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ। मैं विवाहित हूँ, कार्य क्षेत्र में भी जाती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 5 साल के और एक 7 साल का। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने मुख पे कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं भोजन जब भी सामने आता है अच्छा तो फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, और साथ ही जो विद्यालय का एक नियम है कि भोजन में संयम रखो, वो संयम मुझसे नहीं हो पाता। तो इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा कई बार आलसी भी हो जाती हूँ, काम को मैं पोस्टपोन भी करती हूँ और अपनी इस आदत से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यद्यपि 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन अपनी इस मुख शायद कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। मैंने सोचा शायद प्रश्न होगा कि ज्यादा बोलती है। ठीक है, ज्यादा चलता है मुख, वो खाने में चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा खाना तो बुद्धि के लिए भी बड़ा हानिकारक है, हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। हमें एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि मान लो तुम 4 रोटी खाते हो, 4 रोटी में तुम्हारी भूख तृप्त हो जाती है, लेकिन तुम 5 खाते हो, तो तुम्हारी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो उस रोटी को हजम करने में लग जाएंगी। तो जो शक्तियां मिलनी चाहिए बॉडी को वो नहीं मिलेगी, बल्कि कम हो जाएगी। और मान लो तुम 4 के बजाय 3 खाते हो तो वो 3 रोटी तुम्हें एनर्जी देंगी,
क्योंकि शारीरिक शक्ति को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पेट की शक्ति, डाइजेस्टिव पावर को, तो वो एनर्जी देगी। इसलिए ज्यादा भोजन खाने से मनुष्य वीक होता है। कई लोग जो ऐसा सोचते हैं, यंग लोग हैं, माताएं भी कहेंगी अरे डट के खाओ ना, कमजोर हो जाओगे, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें काम करना है, मम्मी अच्छी तरह खाओ, खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, ये खाओ, अच्छी तरह खाओ। लेकिन उससे डलनेस आती है, विचार डल होते हैं, बुद्धि डल होती है, और जैसा इन्होंने कहा उन्हें आलस बना ही रहता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट होता नहीं है, वो हजम होगा नहीं, फिर गैसेज बनेंगी, एसिड्स बनेंगे, कब्जियत होगी और मनुष्य को बुरा फील होगा। ये तो इसके नुकसान हैं ही, और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्हें पता है कि ज्यादा खाती हैं और ये चाहती हैं कि मैं कम खाऊं। योगियों का भोजन तो वैसे ही कम हो जाता है। योग और भोजन, अति भोजन, दोनों का कहीं मिलन नहीं है। इसलिए ये और दृढ़ संकल्प करें कि मुझे कम खाना है, और जैसे जैसे इनका मन प्रसन्न रहेगा, जैसे जैसे ये योग का अच्छा अभ्यास करेंगी, इनकी डाइट कम हो जाएगी। पहले तो मैं दो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन्हें बता रहा हूँ। जब ये भोजन बनाएं तो बार बार ये याद करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं ये भोजन अपने परम प्रियतम शिव बाबा के लिए बना रही हूँ, उसको खिलाऊंगी पहले। ऐसे बाबा से बात करते हुए ये भोजन बनाएं। इससे फायदा क्या होगा? मन आनंदित स्थिति में आ जाएगा, तो ये भूख की, ये तृष्णा है ना एक, ये थोड़ी कम होने लगेगी। दूसरा, इनको बहुत अच्छा अभ्यास करना होगा। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मैं इस मुख की और जीभ की मालिक हूँ। तो ये अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते फिर ये जैसे भोजन खाएंगी, अब ये जहाँ संकल्प करेंगी कि बस वहीं बस हो जाएगा। और एक छोटा सिद्धांत जो नेचर क्योर वाले सिखाते हैं कि जब हम भोजन खाते हैं, पहला सिग्नल हमें मिलता है कि बस हो गया, एक डकार आती है। हाँ, डकार भी आती है, नहीं वैसे ही अंदर से फीलिंग होती है पूरा हो गया। अच्छा, हो ही ना रही हाँ, हो तो नहीं, फिर मनुष्य खाता रहता है, फिर दूसरी आएगी जब उसका फुल हो गया है कि बस। अगर लोग उसके बाद भी खाते हैं तो तीसरी जो बात है वो बड़ी हानिकारक होगी। इसलिए जब पहली फीलिंग हो कि बस, वहीं बस कर देना चाहिए। और अगर ये दो अभ्यास करेंगी, स्वराज्य अधिकारी का और भोजन बनाते हुए, तो धीरे धीरे कर्म इंद्रियों पर इनका कंट्रोल होगा। और जैसे ये संकल्प करेंगी बस, तो जीभ भी कहेगी बस, मुख भी कहेगा बस, और इनका हो जाएगा बस, बस चलेगा इनका। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी भ्राता जी। यद्यपि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कई लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, उसके कारण भी वो खाते हैं, और साथ ही और कई दूसरे कारण हो सकते हैं। लेकिन सुंदर आपने अभ्यास नहीं, अगर बताए भूख हैं। बहुत अच्छी लगती है तो गुड साइन है, लेकिन ज्यादा लग रही है, यही तो प्रॉब्लम उन्हें है। खाना चाहिए, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि इतना न खा लें कि सुस्ती हो जाए, सवेरे भी ना उठ पाए। जी जी जी, वो सिग्नल वाली बात भ्राता जी, वो समझ में नहीं आई। किसी को सिग्नल ही ना आ रहा हो तो सिग्नल आएगा। हर एक की जो ब्रेन है वो बहुत पावरफुल है, और वो उसको ऑटोमेटिकली बताता है कि बस बहुत हो गया। जब पेट भर जाता है तब भी तो बताता है ना, भाई पेट भर गया। उससे पहले एक सिग्नल आता है। जो समझदार लोग हैं उन्हें वहीं खाना रोक देना चाहिए। तो ये अच्छी हेल्थ रखने का एक बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। जी, भोजन एक ऐसी चीज है जो, और जीभ को कंट्रोल करना, रसगुल्ले और समोसे आ जाएं तो बिल्कुल बस। वो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए इस पे मैं चर्चा जरूर आपसे चाहूंगा, ताकि हम इंद्रियों पर, खास करके इस जीभ पर कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर हम और चर्चा बनाए रखेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, किसी ने कहा है कि आप जीने के लिए खाएं, न कि खाने के लिए जिएं। है एक बहुत ही सिंपल सी पंक्ति, लेकिन बहुत ही गहरे भाव लिए हुए है। कहीं ऐसा ना हो कि केवल खाना और पकाना में ही हमारा सारा जीवन चला जाए। इसीलिए हम जीने के लिए खाएं। अपनी कर्मेंद्रियों पर कैसे नियंत्रण हो, ये भ्राता जी ने बहुत सुंदर अभ्यास हमें दिए हैं। यद्यपि ये विषय बहुत गहरा है और बहुत सारे लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, इसीलिए हम इस चर्चा को आगे भी कल की कड़ी में जारी रखेंगे। आप समाधान में हमारे साथ बने रहिएगा। आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।